और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं राजधानी भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोज नर्मदा द्वार का पहले भूमि पूजन किया। और अब ये तस्वीरें आप देखिए, भूमि पूजन करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। राजधानी को नया स्वरूप मिलने जा रहा है और इसी के बाद नीमच में स्थापित ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण भी था। इस श्रृंखला में एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि आप आए और नीमच में भोपाल नगर निगम के द्वारा स्थापित 10 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण अपने शुभ हाथों से करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बड़ी सौगात 10 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, मोदी जी का विजन, यादव जी के मिशन के साथ हमारा सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है पूरे देश में। दिल्ली की मेट्रो ट्रेनें भी मध्य प्रदेश की सौर ऊर्जा से संचालित होती है। तालियां जोरदार बजनी चाहिए ऐसे इच्छा शक्ति के धनी नेतृत्व के लिए। और अब मैं सादर आग्रह उद्बोधन के इस श्रृंखला में माननीय नगरीय विकास एवं आवास मंत्री आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए जोरदार तालियों के साथ और हम सबको संबोधित करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के इस समारोह में समारोह के मुख्य अतिथि और दूरदृष्टा और किस प्रकार भारतीय संस्कृति और संस्कार की विरासत को एक गति देना, समाज में उसके लिए वातावरण बनाना और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको साकार करना, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेषता है। तो एक बार तालियां बजाकर डॉक्टर मोहन यादव जी का आप सम्मान करें, क्योंकि मुझे याद आता है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही याद दिलाया मुझे कि उज्जैन में महामृत्युंजय द्वार बनाया आपने। मैं उस समय 2004-05 में, आप विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, मैं वहाँ का प्रभारी मंत्री था। मैंने इंदौर में वैसे ही साधारण सा गेट बनाया था, वो गेट भी टूट गया। उस पर लिखा था, प्रवीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो इन्होंने कहा बड़ा अच्छा गेट बनाया आपने। वो टेम्परेरी गेट था, एक बार आंधी में पूरा टूट गया, लोहे के स्ट्रक्चर का था। इन्होंने पूरे उज्जैन में चारों तरफ इतने शानदार गेट बनाए हैं, महामृत्युंजय गेट, सांदीपनी गेट, सब गेट बनाकर उज्जैन को, उज्जैन के प्रवेश द्वार बना दिए, बहुत अच्छे। अभी भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये मार्गदर्शन भी माननीय मुख्यमंत्री जी का था। 9 गेट बन रहे हैं यहाँ पर, 9 गेट, अलग अलग संस्कार और संस्कृति के प्रतीक, भारतीय संस्कृति के। कहाँ ये भोज नर्मदा द्वार, नर्मदा जी की तो हम पर कृपा है मध्य प्रदेश पे, पर राजा भोज की विरासत, भोजशाला जिन्होंने बनाई, महाकाल मंदिर का निर्माण कराया, शिक्षा विज्ञान के संरक्षक, कला संस्कृति के संरक्षक, जिनका साम्राज्य केरल तक था, ऐसे महान राजा के नाम से यह गेट बन रहा है। और इस महान राजा को इतिहास के पन्नों में वो सम्मान नहीं मिला जो सम्मान हमारी सरकार मोहन जी के नेतृत्व में दे रही है। इसलिए जोरदार तालियां बजाकर जरा डॉक्टर मोहन यादव जी का आप सम्मान करें। इस समारोह में उपस्थित वरिष्ठ मंत्री विश्वास सारंग जी, बहन कृष्णा गौड़ जी, सांसद आलोक शर्मा जी, यहाँ के ओजस्वी विधायक रामेश्वर शर्मा जी, यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भगवान दास जी, महापौर माननीय मालती राय जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, जिला अध्यक्ष ग्रामीण तीरथ सिंह जी मीणा, राहुल कोठारी जी, माननीय किशन लाल सूर्यवंशी हमारे सभापति, और मंच पर उपस्थित सभी MIC सदस्य, पार्षद, सबके लिए जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कर दें आप। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भोपाल नगर निगम ने हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, हमने भी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर नगर पालिका और नगर निगम का सपना देखा है। मैं महापौर जी को और यहाँ के कमिश्नर साहब और पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि ये जो आपने नीमच में सोलर प्लांट लगाया है, यह आत्मनिर्भर नगर निगम की एक शुरुआत है। इसलिए जोरदार तालियां बजाकर नगर निगम को भी आप धन्यवाद दें। ये इनका पहला चरण है। मैं पूछ रहा था, लगभग आपकी भी 200 मेगावाट की आवश्यकता तो होगी ही,
ये 40 मेगावाट है, 40 है। बहुत अच्छा, जरा महापौर जी के लिए तारीफ लगा दीजिए, तालियां जोरदार। क्योंकि अभी जो बिजली आती है वो लगभग 7 साढ़े 7 प्रति यूनिट आती थी। अब इसके लगने के बाद इनको 3 रुपया प्रति यूनिट में ही, और अभी तक नहीं 25 साल तक, ऐसा ही है ना। मेरे साथ बोलिए, नर्मदे महारानी की। आज के इस भोज और नर्मदा माता के नाम पर होने वाले इस द्वार के भूमि पूजन के अवसर पर अभी अभी जिनने हमारे बीच अपने बीच विस्तार से विषय रखा, माननीय कैलाश जी भाई साहब, जोरदार अभिनंदन करें। स्थानीय शासन मंत्री बड़े भैया माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, इस अवसर पर हमारे लोकप्रिय मंत्री और खेल सहित सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अनूठी सोच रखने वाले हमारे माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, जोरदार अभिनंदन विश्वास सारंग जी का। एक और मंत्री यहां मौजूद हैं, श्रीमती कृष्णा गौर जी, जोरदार अभिनंदन कृष्णा गौर जी का भी, जिनकी अपने क्षेत्र में न केवल लोकप्रियता है बल्कि मंत्रालय के माध्यम से भी और भोपाल में भी महापौर करके भी आप काम कर चुके हैं। यह आपकी विरासत को विकास की ओर ले जा रही हमारी यहाँ की महापौर मालती राय जी, आपका अभिनंदन। आपका भी एक विकास का ऐसा ही मसाल होना चाहिए, आपने जलाया दूसरे को दिया, वो और तीव्र गति से ले जा रही। आज के इस अवसर पर माननीय सांसद आलोक शर्मा, आप भी, अरे हाँ ये मैं भूल ही गया, ये तीसरे महापौर, जोरदार, अभी मुझे तो ध्यान ही नहीं यार, जोरदार आलोक जी, मालती जी, कृष्णा जी, ये महापौर की त्रिवेणी हो गई यहाँ पे। हमारे बीच में माननीय सांसद भी है और एक बनते बनते रह गए। अब ये सारी पोल मत खोलो। हमारे बीच में माननीय विधायक, जिनके अपने कार्यकाल में अलग अलग प्रकार से नाम ही इतना अच्छा है। भगवान, वैसे तो शंकराचार्य जी ने 4 धाम बनाए, 3 भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान के नाम पे, एकमात्र हमारे रामेश्वर, जोरदार अभिनंदन करो रामेश्वर शर्मा जी के लिए। मैं आपके माध्यम से शंकराचार्य जी की वो अद्भुत सोच की तरफ देखता हूं। शंकराचार्य जी की तरफ ध्यान जाता है तो हमको लगता है कि शंकराचार्य जी शैव संप्रदाय के लिए उनने अपना पूरा जीवन और उद्भुतता, उनकी विद्वत्ता उस दिशा में लगाई। लेकिन अगर हम पूरे देश के 4 धाम की तरफ ध्यान दें तो वाकई वो केवल रामेश्वरम को छोड़ करके जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का मंदिर, रामेश्वर जी के बगल में देखो पश्चिम में द्वारका में भगवान कृष्ण का मंदिर, और बद्रीनाथ मंदाकिनी के किनारे जहां भगवान कृष्ण के अभिन्न मित्र उद्धव ने प्राण त्यागे, वो बद्रीनाथ जो हमारे लिए सीधे सीधे मोक्ष का द्वार जाना जाता है। ऐसे में वहां विष्णु भगवान के नाम पर, भगवान कृष्ण के नाम पर बद्रिका आश्रम की स्थापना की। मैं आज के इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक भगवान दास सबनानी, जोरदार अभिनंदन करो। मैं 2 ही विधायक, ये माफ करना विश्वास भैया, कृष्णा जी, और थोड़ा सा और कौन बचेंगे अपने में से। मैं इधर अंदर घुसता हूं तो जिधर जाऊं ये भगवान दास सबनानी जी का ही पूरा परिक्षेत्र दिखता है। कोई भी सरकारी बिल्डिंग, कुशाभाऊ ठाकरे, वल्लभ भवन में, विधानसभा या हमारा श्यामला हिल्स, ये सब कुछ पश्चिम मध्य में आता। सीएम हाउस भी, अब मैं इधर देखता हूं और जैसे कदम बाहर बढ़ाता हूं तो सब दूर हमारे रामेश्वर जी का हुजूर दिखाई देता है। ये हमारे लिए, मैं ये इस माया को समझना चाहता हूं।
अपने लिए आज के इस अवसर पर मैं अपने मंच पर विराजमान माननीय सभापति सूर्यवंशी जी, जोरदार किशन भाई सूर्यवंशी, जब भी देखो मिलते रहो, हंसते रहते हैं, मस्ती से अपना काम करते रहते हैं, ऐसे मिलनसार। और पास में हमारे वरिष्ठ नेता, परिषद के समय से मेरे साथी जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। एक और अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, हमारे ग्रामीण अध्यक्ष, जिनके साथ कल हमने अपनी तिरंगा यात्रा निकाली, तीरथ दास जी मीणा, आपका भी अभिनंदन, आपका स्वागत है। जब यहाँ मैं एक साथ भोज और मां नर्मदा को जोड़ के देखता हूं तो सच में मां नर्मदा के पुत्र की तरह ही राजा भोज ने अपने शासनकाल का संचालन किया। और भोज के जीवन की इतनी सारी बातें हैं, इतनी अद्भुत अद्भुत बातें हैं कि मैं केवल एक उदाहरण दूंगा उनका, कि बचपन से कितने कुशाग्र थे, उनके जीवन का वो उदाहरण। ये थोड़े से उनके पिताजी की तरफ जाएंगे और हमारी गौरवशाली परंपरा को याद करो। राजा भोज के पिताजी सिंधुराज, और राजा भोज के पिताजी सिंधुराज की संतानें नहीं हो रही थी, उनकी आयु दिन ब दिन बढ़ती जा रही। शासनकाल तो अच्छा है, लेकिन जब संतान नहीं होती है तो चिंताएं आती कि राज्य को कौन संभालेगा, आगे मेरे वंश का क्या होगा। एक दिन वो जंगल से जा रहा है, जंगल में घास में एक छोटे रोते हुए बच्चे की आवाज आती, उस बच्चे को वो अपने पास लाते और लाने के बाद मान के चलते कि यही भगवान ने आशीर्वाद दिया, महाकाल का आशीर्वाद। वो उसको नाम भी घास के आधार पर मुंज देते हैं, राजा मुंज के नाम पर। और वो धीरे धीरे अपने बड़ा होकर के दरबार में ही उसको, जब वो बड़ा होकर के अपनी आयु पकड़ रहा था, इसी बीच उनके घर में भगवान के आशीर्वाद से राजा भोज का जन्म हो जाता, सिंधुराज का। अब दुविधा हो गई कि एक अपना गोदी लिया हुआ पुत्र जो मुंज से मिला हुआ, और दूसरा घर में भोज आ गया। लेकिन राजा सिंधुराज बड़े अपने आप में पुरुषार्थी और अपने कुछ इथिक्स को लेकर चलने वाले थे। उन्हें निर्णय किया कि मैं युवराज मुंज को बनाऊंगा, और फिर काल ऐसा पलटा, कुछ दिन बाद युवराज राजा बन गए, सिंधुराज का अचानक निधन हो गया। अब जब राजा भोज बड़े हो रहे हैं, उनके युवराज बनने का मौका आया, इसी बीच मुंज डबल माइंड हो गए। यद्यपि मुंज का भी कार्यकाल बहुत बड़ा, बहुत बड़े लड़ाके, बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी, लेकिन अभी भोज तो 5-6 साल के ही हुए, लेकिन मुंज के दिमाग में आने लगा कि कैसे भी करके अब मेरे वंश का क्या होगा, अगर ये भोज को राजा बनाऊं तो फिर मैं तो, मेरा मतलब क्या रह गया। एक दिन उनने एक षड्यंत्र के अंतर्गत राजा भोज को अपने सेनापति को बुलवाया कि जाओ राज आज्ञा से इसका दूर जंगल में जाकर सिर काट लेना। और उसकी पद्धति ऐसी थी पहले राज आज्ञा की कि अगर सिर काटने की आज्ञा है और एकांत में काटना है तो उनको वापस उसको दिखाना भी पड़ता था कि आपके आज्ञा का पालन हो गया। अब ये बड़ा धर्म संकट हो गया सेनापति के सामने कि वो सेनापति राजा सिंधुराज के समय भी सेनापति थे, वो मुंज के समय भी बने, और उनको लगा कि ये भगवान कौन सी लीला है। मुंज जिसने जंगल से लावारिस अवस्था में पाकर के राज्य का अधिकारी हो गया, और वो उस खानदान के साथ क्या कर रहा है। अब वो डबल माइंड हुए, उनने कोई बात नहीं आज्ञा लेके चल दिए, चले तो शमशान घाट की तरफ पहुंचे, और पहुंचने के बाद उनका मन नहीं माना तो उनने वो छोटे बच्चे को, जिसको उनको मारने के लिए भोज को भेजा था, उस भोज को वो रहस्य बताते हुए कहा कि बेटा मेरे हाथ में एक पाप दिया है, मैं पाप करना नहीं चाहता हूं, तो एक काम करो तुम भाग जाओ, तुम्हारी मैं जान बचा देता हूं। अब राजा भोज पूरी बात सुनते हैं, छोटे ही हैं, वो कहते क्यों क्या हो गया, वो सारी कहानी बताते कि मुझे आपको मार करके राजा को दिखाना है। तो उनने कहा अब मेरे को आप मार के दिखाओ ना, आपको क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कर सकता, मैंने पिताजी के साथ आपका काम किया, मैं इस राज्य का नमक खाता हूँ, मैं कभी काम गंदा नहीं करूँगा। तो बोले फिर आप क्या करोगे। बोले मैं कुछ सोच लूँगा, तुम तो भाग जाओ। राजा ने कहा अगर वो तुमसे पूछेंगे कि मरने के पहले मैंने क्या बोला तो आप क्या बोलोगे। बोले मैं कुछ भी कह दूंगा। बोले नहीं कुछ भी मत कहो। उनने भोज पत्र पे, राजा भोज ने ही 6-7 साल की उम्र थी, एक सुंदर श्लोक लिख के दिया। उस श्लोक को घड़ी मड़ी करके
राजा के सेनापति के हाथ में दिया। उन्होंने कहा अब मैं जा रहा हूं, आप जो करो। आप क्या करोगे? बोले मैं शमशान के पास से किसी बच्चे का सिर काट करके थोड़ा उस पर खून डाल करके ऊपर ढांक के ले जाऊंगा, देखता हूं उसका कलेजा कैसा बड़ा कि तुम्हारा चेहरा देख करके अगर उसकी छाती सही हो जाए, ठंडी हो जाए तो ठीक, नहीं तो मेरा गर्दन काट देगा। इससे ज्यादा मैं सब सहन करने को तैयार हूं। अब ये घटनाक्रम होता है कि वो उठ करके राजा को अपने मुंज के पास जाता सेनापति, और जब ये आज्ञा तो दे दी, लेकिन अंदर का परमात्मा भी तो बैठा है। अंदर से मुंज बहुत परेशान थे, और जैसे ही उनने सिर कटा आता देखा तो वो तलवार लेके दौड़े कि मैं अपने सिर काट लेता हूं। अब ये सेनापति के सामने दूसरा संकट हो गया। उन्होंने कहा क्या कर रहा हूं महाराज? बोले मेरे को जिंदा रहने का अधिकार नहीं। जिसने इतना बड़ा राज्य मेरे को दिया और मैंने उनके बेटे के साथ अपना इतना बड़ा पाप कर दिया कि मैं इसका सिर काट के लिया है, मंगवा दिया मेरी आज्ञा से। अच्छा बताओ कि उसने कटने के पहले क्या बोला? तो उन्होंने कहा एक पत्र दिया। पत्र जब पढ़ के देखे तो पत्र का जो श्लोक लिखा हुआ था, उस श्लोक का भावार्थ हम सबके लिए काम आएगा। राजा भोज कितने बुद्धिमान थे। राजा भोज ने श्लोक का भावार्थ आपको संस्कृत वाले का बताता हूं। उनने लिखा कि इस धरती पर भगवान राम आए, उनने रामराज्य चलाया, लेकिन वो यहां से गए तो 1 इंच धरती का टुकड़ा नहीं ले जा पाए। भगवान कृष्ण आए, वो भी अपना सारा जीवन जिए, लेकिन इस पृथ्वी पे जितने भी लोग आए वो यहां से कुछ ले जाके स्वर्ग में अपने साथ नहीं ले जा पाए। लेकिन इस कलयुग में राजा मुंज आया है जो अपने साथ छाती पे बांध के ले जाएगा। ये जो भावार्थ जो पढ़ा तो वही पछाड़े खा के गिर पड़ा, वो बड़ी मुश्किल से उठाया। उनने कहा इतने बुद्धिमान बच्चे के मैंने प्राण ले लिया, मैं तो बिल्कुल जीने को मेरा कोई एक क्षण इच्छा नहीं है। इस झंझट में बड़ी मुश्किल से सैनिक के माध्यम से उस मुंज को समझाया गया कि भैया आप गलती मत करो। तो उन्होंने कहा मेरे को वो बच्चे को मरने का मैंने ऑर्डर दिया, तो फिर वो अपना अंदर का रहस्य उद्घाटन करते हैं कि महाराज मैंने राजा भोज को मारा नहीं है, लेकिन मेरे मन में जो आया था मैंने ये प्रयोग किया। अब आपकी इच्छा हो तो मेरे को सजा दे दो, लेकिन मैंने उसको बचा लिया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने उस बुद्धिमान बालक की। और उस समय के शासन के सबसे बड़े पद पे बैठ के महामंत्री और सेनापति क्या निर्णय करते, कैसे व्यवस्था चलती है, इतनी उज्जवल परंपरा हमारी है। ऐसी भोज की एक नहीं कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हमारे लिए शिक्षा नीति 2020 के बाद अब अधिकार आया है कि भोज सहित हमारे सारे गौरवशाली पृष्ठों को हम अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं, ताकि स्कूल कॉलेज ऐसे कई विषयों में हमको जानकारी हो। ये सब बातें पहुंचना चाहिए, इसलिए हम अपने पाठ्य पुस्तक में भी उन सारे विषयों को लाएं। और इतना ही नहीं, हमारे पत्थरों के द्वार से भी वो इतिहास गौरवान्वित होना चाहिए। हमारी ये एक गौरवान्वित करने वाली घटनाओं को इसी प्रकार से तो बता सकते हैं। और जब ये मैं भोपाल में द्वार बना रहा हूं तो वाकई में इसी बात की महत्ता है। जैसे माननीय कैलाश जी भाई साहब ने कहा, हमने सबसे पहले आपके माध्यम से जो द्वार बनाया, ये ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर दोनों के बीच का द्वार है। इसलिए उस द्वार का हमने महामृत्युंजय नाम दिया, क्योंकि अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती शिव सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 पवित्रतम नगरियां जहां मोक्ष मिलता है। जन्म तो होता है, मृत्यु भी होती है, लेकिन मृत्यु के बाद मोक्ष देने वाली नगरी कौन सी? मोक्ष देने वाली नगरी हमारी अवंतिका है, बनारस है, अयोध्या है। ये नगरियां सीधे मनुष्य को जन्म जन्म के चक्करों से मुक्त करके मोक्ष दिलाती। ऐसे केवल वो मोक्ष वाली नगरी नहीं, भगवान कृष्ण का 5100 साल पुराना उज्जैन का गुरुकुल और विद्यालय का इतिहास है। तो हमने उस द्वार की हाइट भी 51 फीट रखी है। एक तरह से पूरे पत्थरों से उज्जैन का इतिहास उसमें बताया है। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि अपने भोपाल का पूरे प्रदेश का इतिहास, जिसके कारण से मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता है, इन द्वारों के स्थापत्य में, बनने वाले शिल्प में, पत्थरों के माध्यम से हमारा गौरवशाली इतिहास आना चाहिए। ये उसकी निशानियां हैं। एक एक द्वार में हमारी मां नर्मदा की अपनी लीलाएं, नर्मदा जी का उद्गम, नर्मदा जी की धाराओं के किनारे कौन कौन से तीर्थ हैं, राजा भोज का गौरवशाली पृष्ठ क्या है, ये सारे पत्थरों के माध्यम से पत्थर शिल्प के नमूने दिखना चाहिए। ऐसे हर द्वार से
और अभी तो नवदुर्गा हमारे यहाँ तो माता बहनों का जो महत्व है, इसलिए 9 द्वार की बात करी है, जोरदार अभिनंदन करो। अभी पाकिस्तान को जो पटकनी दी है हमारी बहन सोफिया और व्योमिका के माध्यम से दुनिया के सामने पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री ने सबके सामने उनकी अपनी महत्ता दिखाते हुए सबके सामने इस बात को सम्मानित करके दिखाया कि हाँ, हमारी बेटियों ने भी अपनी युद्ध की विभीषिकाओं का वर्णन संसार के सामने रखने के लिए उनको मौका दिया गया। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके नेतृत्व में भारत ने वो अद्वितीय जीत हासिल करी। हमारे दुश्मनों की क्या कमर तोड़ी है कि हमको लगा कि हाँ, यशस्वी प्रधानमंत्री कोई हो तो नरेंद्र मोदी जैसा और सेना हो तो भारत जैसी सेना हो। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो आज मैं इस द्वार के भूमि पूजन के अवसर पर मेरी अपनी ओर से नगर निगम की महापौर, सभापति, सभी MIC के मेंबरगण, विभाग के माननीय मंत्री, सारे जनप्रतिनिधि और मैं आप सबका भी आभार मानता हूं। विश्वास जी, माननीय कृष्णा जी, आलोक जी, भगवान जी, आप सबका समय मैंने लिया बोलने के लिए, तो मैं आपके एक बार जोरदार अभिनंदन करो। इनने सबने बोलने का समय मुझे दिया, क्योंकि समय की सीमितता के आधार पर ये मैं मान के चलता हूं कि सबने शुभकामना दी है। एक बार और पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विरासत से विकास के भाव, एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे महापुरुषों की अपने शासन की व्यवस्था में।